सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 29 अगस्त का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो न्यूज़ है वो यूएस ऑफिशियल्स कॉल्स कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन मोदीज़ वॉर। तो जैसा कि हमें पता है कि इंडिया पे यूएसए ने 25% टैरिफ लगाया हुआ है इंडियन एक्सपोर्ट्स पर, और अभी सेकेंडरी सैंक्शंस 25% और लगा दिए 27 अगस्त से। तो ये टोटल जो टैरिफ है ये लगभग 50% पहुँच गया है। और इसकी रीज़न जो है उन्होंने जो बताया है कि रशिया से इंडिया बेसिकली एनर्जी और डिफेंस का ट्रेड करता है। एनर्जी में बेसिकली वहाँ का डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑयल ख़रीद रहा है वॉर के बीच में, जिससे कि वो इंडिया प्रॉफिटियरिंग कर रहा है। प्रॉफिटियरिंग का मतलब किसी अनयूजुअल सिचुएशन का फ़ायदा उठा के प्रॉफिट कमाना। तो वही यहाँ पर वो इंडिया पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो इंडिया प्रॉफिटियरिंग कर रहा है, और बोला कि इंडिया के जो टैरिफ्स हैं वो यूएस के जॉब्स, वेजेस और टैक्स पेयर्स को नुकसान हो रहा है, और इसे उन्होंने बेसिकली मोदीज़ वॉर बोला। और वहाँ के सेक्रेटरी बोल रहे हैं कि इंडिया यूएस के टाइज को कॉम्प्लिकेटेड बोला उन्होंने, और बोला कि जो है क्रिटिसाइज़ किया कि जो है यूएस के साथ वो लोग ट्रेड डील जो है वो फाइनलाइज नहीं कर पाए, और बोले कि रुपी भी जो है ऑल टाइम लो पर है सैंक्शंस और जो है क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स की वजह से। यहाँ पे एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो मीटिंग होने वाली सितंबर 2025 में, उसके साइडलाइंस पे दोनों की बात हो सकती है, मोदी और ट्रम्प की। और कुछ ने बोला कि जो है ये जो एस्केलेशन है ये दोनों के लिए लूज़ लूज़ कंडीशन होगी दोनों कंट्रीज़ के लिए। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, प्री टेस्ट फॉर सेंसस 2027 टू बी हेल्ड इन अक्टूबर टू नवंबर। तो जैसा कि हमें पता है कि सेंसस होने वाला है 1 अप्रैल 2026 टू 28 फरवरी 2028 तक, 27 तक जो चलेगा। और फर्स्ट टाइम ये जो सेंसस होगा वो डिजिटल सेंसस होगा, मतलब मोबाइल ऐप्स का यूज़ होगा, वेब पोर्टल का यूज़ होगा, रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। और फर्स्ट टाइम जो है कास्ट एनुमरेशन में इंडिपेंडेंट इंडिया में जो है कराया जाएगा। तो ये 2 फेजेस में होगा। फर्स्ट फेज़ में जो है हाउस होल्ड और लिस्टिंग शेड्यूल रहेगा, और सेकेंड फेज़ में जो है पॉपुलेशन एनुमरेशन भी रहेगा, जिसमें कि कास्ट डेटा को भी जो है कलेक्ट किया जाएगा। तो अभी यहाँ पे वही रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ने अनाउंस किया है कि इस चीज़ के लिए जो है प्री टेस्ट एक्सरसाइज जो है अक्टूबर नवंबर में की जाएगी 2025 में। जैसा कि हमें पता है कि जो है जो लास्ट सेंसस हुआ था वो 2011 में हुआ था, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, बट डेटा रिलीज़ नहीं किया गया था, स्पेशली जो कास्ट डेटा है। और जो 2021 में जो सेंसस होने वाला था वो डिले किया गया था कोविड-19 की वजह से, और जो कि अब 2027 में कराया जा रहा है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, इंडिया कनाडा नेम एंड वॉइस सिग्नल एंड टू बायलैटरल रो। तो इंडिया कनाडा के रिलेशंस बेसिकली सोर हो गए थे, ख़राब हो गए थे हरदीप सिंह निज्जर मर्डर केस में, और दोनों के डिप्लोमेटिक जो टाइज़ हैं वो भी फ्रीज़ हो गए थे, और दोनों ने एनवॉयज़ अपने वो भी वापस विड्रॉ कर लिए थे। तो अभी अगस्त 2025 में दोनों कंट्रीज़ ने अनाउंस किया है कि जो हाई कमिश्नर्स हैं वो दोबारा से जो है अपॉइंट किए जाएंगे, और जो कि सिग्नल कर रहा है नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जम्प्स टू 4 मंथ्स हाई ऑफ 3.5। ये हम पेज नंबर 4 पे देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, राजस्थान बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू इशू डिटेल्ड गाइडलाइंस ऑन स्टे डॉग्स आफ्टर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव। तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के बाद जो है राजस्थान पहला स्टेट बन गया जिसने डिटेल्ड फ्रेमवर्क दिया है स्टे डॉग मैनेजमेंट पर। और जैसे कि ये बेसिकली एनिमल बर्थ कंट्रोल जो रूल्स हैं उनके उसको स्ट्रिक्ट कंप्लाई करेगा, और हर वार्ड और लोकेलिटी में डेडिकेटेड फीडिंग जोन्स बनाए जाएंगे। नए सेंटर स्टेरिलाइजेशन के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, डीवॉर्मिंग के लिए बनाए जाएंगे, और क्लियर स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर रहेगा कि जो है उनको कैप्चर करना है, ट्रीट करना है, फिर उसके बाद में रिलीज़ करना है। तो सिर्फ ट्रेन प्रोफेशनल्स और ह्यूमन मेथड्स यूज़ होंगे, नेट और हैंड कैप्चर। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ, हरियाणा अप्रूव्स मंथली एड स्कीम फॉर वुमेन। तो हरियाणा ने बेसिकली दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना अनाउंस किया है, जिसमें कि बेसिकली एलिजिबल वुमेन को 2100 रुपये मंथली असिस्टेंस मिलेगा फ्रॉम 25 सितंबर ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ दीन दयाल उपाध्याय जी। और तो वुमेन जो 23 और उससे अबव की होंगी, मैरिड प्लस अनमैरिड, इनको बेसिकली जो है दिया जाएगा जिनकी फैमिलीज़ की इनकम 1 लाख से भी नीचे है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, केरला रिपोर्ट्स 1 मोर केस ऑफ एमीबिक एंसेफेलिटिस। तो क्या होता है एमीबिक एंसेफेलिटिस? ये बेसिकली जो है एक ब्रेन इन्फेक्शन होता है, डेडली ब्रेन इन्फेक्शन होता है,
और जो कि कुछ स्पेशल अमीबा से होता है, और जैसे कि प्राइमरी अमीबिक मेनिंगो इंसेफेलिटिस, ये बेसिकली एक नाइजीरिया फॉलरी करके एक जो है अमीबा है, उसके थ्रू होता है, जिसको ब्रेन ईटिंग अमीबा भी बोलते हैं। और ये वार्म फ्रेश वाटर में मिलता है, जैसे कि लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, स्विमिंग पूल्स हो गए, जिसमें प्रॉपर क्लोरिनेशन जो है नहीं होता है। तो ये बेसिकली जो है एंटर करता है नोज़ के थ्रू, और जब स्विम कर रहे होते हैं या डाइव कर रहे होते हैं तो फिर ये धीरे धीरे ब्रेन में पहुंच जाता है, और ये पर्सन टू पर्सन जो है वो स्प्रेड नहीं होता है, काफ़ी डेडली रहता है, और इसके को इस सीवियर केसेस में कोमा और डेथ तक हो जाता है। और डायग्नोसिस काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि सिम्टम्स जो है वो रिजेंबल करते हैं बेसिकली मेनिंगिटिस की तरह, और कोई गारंटीड क्योर नहीं है, सर्वाइवल रेट भी बहुत कम है, इसलिए ये इशू है। नेक्स्ट न्यूज़ है थोटुकुडी इसरो साइट टू हैंडल 20 to 25 लॉन्चेस पर ईयर। तो जैसा कि हमें पता है, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में पहले से जो है 2 लॉन्च साइट्स बनी हुई हैं, और अब 3rd लॉन्च पैड अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसका जो बेसिकली बन रहा है कुलासेकरापट्टनम टाउन में इन थोटुकुडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, जो 20 से 25 सैटेलाइट लॉन्चेस हर साल करेगा। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, बेसिकली गवर्नर कैन नॉट एक्ट एज सुप्रीम सीएम, तमिलनाडु टेल सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस चल रहा है, जिसमें कि कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर के जो बिल्स आते हैं गवर्नर के पास एसेंट के लिए, तो गवर्नर के पास पावर होता है कि उसके पास जो है या तो उस बिल को एसेंट दे ताकि वो एक्ट बन जाए, या विदहोल्ड कर ले, या फिर जो है उसको रिटर्न कर दे दोबारा से रिकन्सिडरेशन के लिए। तो कई बार स्टेट गवर्नर्स जो है बिल को विदहोल्ड कर लेते हैं और लंबे टाइम के लिए, जैसे तमिलनाडु के केस में हुआ अभी। तो वही यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बीच में एक टाइमलाइन बना दी थी कि अगर गवर्नर जो है 3 मंथ से ज़्यादा उसे डिले करता है बिल पे डिसीज़न लेने से, तो उसको डीम्ड एसेंट माना जाएगा। और तो वही यहाँ पे केस ये चल रहा है कि जो है कुछ सेंटर और स्टेट्स का कहना है कि क्या ये जो है जुडिशरी डिसाइड कर सकती है ये टाइमलाइन 3 मंथ्स की, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेस्क्राइब नहीं है। तो इसका जो फाइनल वर्डिक्ट आएगा फिर उसमें देखेंगे क्या होता है। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ, बोथ नेशंस मस्ट जॉइंटली इंश्योर पीस, चाइना मिलिट्री। तो ये बेसिकली न्यूज़ इंडिया और चाइना बॉर्डर टॉक्स पे है, तो जो शुरू हुई हैं दिल्ली में, और दोनों साइड ने बेसिकली टॉक्स को पॉजिटिव और जो कंस्ट्रक्टिव बोला, और जिस पे 10 पॉइंट कंसेंसस भी बना। तो इसमें बेसिकली एक्सपर्ट ग्रुप जो है बनाया गया है अंडर वर्किंग मैकेनिज़्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो इस ग्रुप का जो है काम होगा कि जो है अर्ली हार्वेस्ट सॉल्यूशन एक्सप्लोर करना, बाउंड्री डिलिमिटेशन में, मतलब स्मॉल अचीवेबल स्टेप्स पहले इम्प्लीमेंट करना बिफोर फुल सेटलमेंट, और डायलॉग्स को कंटिन्यू रखना, ट्रस्ट बिल्डिंग स्टेप्स लेना, और मिलिट्री टेंशंस को भी रिड्यूस करना बाउंड्रीज़ पे। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, ये न्यूज़ बेसिकली इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर कॉन्फ्रेंस के बारे में है जो ढाका में हुई। तो यहाँ पे बीएसएफ ने जो है वो कंप्लेंट किया है कि जो है जो बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स हैं वो जो इलीगल बांग्लादेशीज़ हैं एंट्रेंट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसमें डिले और डिनाइल कर रहे हैं। तो बीएसएफ ने डिमांड किया कि एक सिंगल रो फेंस बनाया जाए पूरे बॉर्डर पे, ताकि बॉर्डर क्राइम्स और इलीगल एंट्रीज़ को रोका जा सके। लेकिन इस चीज़ का जो बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के हैं उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया, और फेंसिंग पर वो एग्री नहीं हुए, और उन्होंने एलिगेशन लगाया इंडिया पे कि इंडिया पुश बैक कर रहा है अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स का। और उसने जो अदर कंसर्न्स बताए कि जो है इंडियन सिटीजन्स पर बांग्लादेश बेस्ड क्रिमिनल अटैक हो रहे हैं, और जॉइंट एफर्ट्स चाहिए इस ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स को टैकल करने के लिए। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स, बिजनेस पैक्ट्स, बुलेट ट्रेन राइड ऑन पीएम्स जापान एजेंडा। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने काउंटर पार्ट जो शिंगेरू इशिबा हैं जापान के, उनके साथ बुलेट ट्रेन का जो है सफ़र करेंगे 2 दिन का अपने विज़िट पे के दौरान। और इससे बेसिकली इंडिया और जापान के इकोनॉमिक और जो इन्वेस्टमेंट टाइज़ हैं और ज़्यादा इसको एक्सपैंड करेगा, और जो नए सेक्टर्स हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, इन जैसे नए टेक्नोलॉजीज़ में जो है कॉपरेशन बढ़ेगा। और तो बेसिकली जो नया इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव लॉन्च होगा, एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव जिसमें रेजिलिएंट सप्लाई चेन बिल्ड होगी क्रिटिकल मिनरल्स और जो एआई सेक्टर है उसके लिए। और अभी जो बायलैटरल ट्रेड है इंडिया और जापान के बीच में $22.8 बिलियन है, जिसको लगभग टारगेट है कि $68 बिलियन तक बढ़ाया जाएगा। और जापान ये इन्वेस्टमेंट का टारगेट बेसिकली जापान का $68 मिलियन रहेगा, और लगभग 100 बिजनेस टू बिजनेस एग्रीमेंट साइन होने की संभावना है।
और जापान इंडिया का जो है 5th लार्जेस्ट जो है FDI सोर्स है, जहाँ से FDI आती है हमारे पास। दोनों देश मिलकर जो है 2035 विजन स्टेटमेंट भी लॉन्च करेंगे। और मुंबई अहमदाबाद ट्रेन जो प्रोजेक्ट है उस पर भी उसके भी अगले स्टेप्स डिस्कस होंगे इसमें। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है पॉलिटिकल न्यूज़ पर पेज है। स्कूल एनरोलमेंट इन 3 to 11 एज ग्रुप डाउन बाय 25 लाख UDSI। तो जो अभी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने डेटा रिलीज़ किया है थ्रू यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, उसमें बताया गया है कि जो एज 3 से 11 साल के बच्चे हैं जो कि आंगनवाड़ी, प्री स्कूल और जो क्लास 1 to 5 में पढ़ते हैं, उसमें 25 लाख स्टूडेंट्स जो है वो बेसिकली कम हुए उनका एडमिशन 2024-25 में एज़ कम्पेयर टू जो है 2023-24। तो 1 लाख स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट कम हुआ है। ओवरऑल एनरोलमेंट की बात करें 2023-24 में जो है 24.8 करोड़ एनरोलमेंट था, जो कि अब जो है तो 24-25 में घटकर 24.69 करोड़ हो गया है, जो कि 18-19 के बाद सबसे कम है। रीज़न बताया जा रहा है कि बर्थ रेट जो है वो गिर गई है। इंडिया का फर्टिलिटी जो रेट है अब जो है 1.91 हो गया है और रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे हो गया है। और जो सेकंड रीज़न बताते हैं, काफ़ी बच्चे अब जो है प्राइवेट प्राइमरी जो स्टैंड अलोन स्कूल्स है उसमें जा रहे हैं। और सिर्फ यूपी, बिहार और मेघालय में फर्टिलिटी जो रिप्लेसमेंट लेवल है 2.1 उससे ऊपर है, बाकी हर जगह नीचे है। इसमें जो पॉजिटिव साइड क्या है कि क्लास 6 to 8 के बच्चों में मिडिल लेवल में ग्रॉस एनरोलमेंट लेवल रेट जो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेट वो बढ़ा है मिडिल लेवल पे 6 to 8 क्लास में 89% से जो है ये हो गया 90.3%। और जो सेकेंडरी लेवल की बात करें तो ये भी बढ़ा है 66% से 68.5% हो गया है। और जो ड्रॉप आउट रेट्स हैं वो भी घटा है सारे लेवल्स पे। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे नियरली 60% ऑफ MGNREGS बजट ऑलरेडी स्पेंट इन फर्स्ट 5 months ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो यूनियन गवर्नमेंट ने 2025-26 के लिए जो MGNREGS स्कीम है उसके लिए लगभग 86,000 करोड़ रुपए जो है एलोकेट किए थे, लेकिन अभी तक जो है अगस्त में ही जो है लगभग अगस्त तक 51,521 करोड़ रुपए स्पेंड हो चुका है, मतलब लगभग 60% जो है एग्जॉस्ट हो चुका है। और जबकि फाइनेंशियल ईयर का दूसरा क्वार्टर अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है। तो फाइनेंशियल मिनिस्ट्री ने क्या किया है, एक कैप लगा दिया है कि जो बजट है इसका जो 60% हिस्सा ही जो है पहले विदिन 6 months जो है वो खर्च कर सकते हैं। और मतलब इसका ये है कि सितंबर के लिए, अब सितंबर भी लास्ट मंथ ही है, तो इस स्कीम के पास सिर्फ जो है 79 करोड़ रुपीज़ जो है वो बचा है, जो कि काफ़ी कम है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे मुंबई एंड वाइजैग अमंग सेफेस्ट सिटीज़ फॉर वुमेन नारी। तो यहाँ पे जो एक नेशनल एनुअल रिपोर्ट्स इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी रिलीज़ हुआ है, उसमें बोला गया है कि जो सेफेस्ट सिटीज़ हैं वुमेन के लिए वो कौन कौन सी हैं। मुंबई, वाइजैग, कोहिमा, भुवनेश्वर, ये सारी हैं। और भी हैं, ऐज़वाल है, गैंगटॉक है, ईटानगर है। तो सेफेस्ट जो है मुंबई, वाइजैग हैं। और जो लीस्ट सेफेस्ट हैं, लीस्ट सेफेस्ट में पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, ये सारी हैं। तो इन सिटीज़ में जो है ये लो रैंकिंग पे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है पैट्रियार्कल जो नॉर्म्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं और इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो काफ़ी वीक है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सारे गैप्स हैं। यहाँ पे अच्छी रैंकिंग क्यों है, क्योंकि जो है जेंडर इक्विटी जो है वो अच्छी स्ट्रॉन्ग है, सिविक पार्टिसिपेशन ज़्यादा है और वुमेन फ्रेंडली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी अच्छा है। जो नेक्स्ट है यहाँ पे आर्टिकल है इंडियाज़ डेमोग्राफिक डिविडेंड एज अ टाइम बॉम्ब। तो यहाँ पे करंट प्रॉब्लम इंडियन एजुकेशन सिस्टम के साथ बताते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम वो बेसिकली आउटडेटेड है और जो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जा रहा है जॉब्स के लिए, जो कि ऐसी जॉब्स के लिए जो कि डिसअपीयर हो रही हैं और या फिर रैपिडली जो है वो इवॉल्व हो रही हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बोलते हैं कि जो है लगभग 70% जॉब्स जो है वो इम्पैक्ट होंगी और 30% तक जॉब्स जो है वो ऑटोमेट हो सकती हैं। तो इंडिया के पास ऑलरेडी जो है 800 मिलियन यूथ्स हैं, मतलब जो कि लेस देन 35 ईयर्स हैं। अगर इनको राइट स्किल्स ना मिलेंगी तो उसको एसेट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, और अगर इनको नहीं मिलेंगी अगर ये सही से स्किल्स, तो ये लाइबिलिटी भी बन सकते हैं। और
यहाँ पे बोलते हैं कि ऑलरेडी जो है 40 से 50% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो है उनको वो जॉबलेस हैं। स्किल मिसमैच की बात करते हैं कि जो है करिकुलम जो है वो करिकुलम को अपडेट बहुत स्लो किया जाता है और 3 साल का साइकिल है, जबकि जो है जॉब मार्केट वो फास्ट चेंजिंग है। और 93% स्टूडेंट्स जो है वो 7 जो ट्रेडिशनल जॉब्स हैं जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, इन सब में जाते हैं, जबकि जो है 20,000 से ज़्यादा जो है जॉब ऑप्शन एग्जिस्ट करते हैं। और 65% जो स्टूडेंट्स हैं ऐसी डिग्रीज़ लेते हैं कि जो उनकी इंटरेस्ट या डिमांड से मिसमैच है। यहाँ पे बताते हैं कि जो है स्मार्टफोन्स तो हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब्स तो थोड़ी बहुत हैं, बट स्कूल जो है वो अभी भी क्या है, एग्ज़ाम सेंट्रिक है। और सिर्फ जो है बेसिकली 43% जो ग्रेजुएट्स हैं वो जॉब रेडी हैं। ये बेसिकली जॉब के लिए 43% ग्रेजुएट्स ही रेडी हैं, ये ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स 2025 के हिसाब से। गवर्नमेंट के एफर्ट्स के बारे में बताते हैं क्या क्या हैं कि इनिशिएटिव्स लाइक स्किल इंडिया मिशन, स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, संकल्प, इन सब के बारे में बताते हैं। और जो टारगेट है इंडिया का कि 400 मिलियन जो है ट्रेंड यूथ्स हो 2022 तक, और जो कि लार्जली मिस हो गया है, लार्जली मिस्ड। और 22 ऑलरेडी पास हो गया है, अभी भी हमारे पास जो है सिर्फ 300 मिलियन जो है, और इन 800 मिलियन में से 400 मिलियन ट्रेन करना था 2022 तक, जो कि मिस हो गई है अपॉर्चुनिटी। और एक कोहेसिव स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है जो कि इंडस्ट्री नीड्स के साथ अलाइंड हो, और गवर्नमेंट, प्राइवेट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का कोलैबोरेशन ज़रूरी है। और जो भी फोकस करना चाहिए आप स्किलिंग पे, क्रॉस स्किलिंग पे और री स्किलिंग पे यूथ्स के, और प्रिपेयर करें ताकि स्टूडेंट्स को कल के जॉब्स के लिए नॉट ऑन द पास्ट बेसिस। बोलते हैं कि अगर एक्शन नहीं हुआ कोई तो एजुकेटेड लोगों ने एजुकेशन तो ले ली बट लेकिन अनएम्प्लॉयबल रह गए, और एजुकेटेड बट अनएम्प्लॉयबल यूथ ये बेसिकली टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह है, और जो कि सोशल अनरेस्ट जो है ला सकता है सोसाइटी में। गुड न्यूज़ ये है कि प्रॉब्लम फिक्सेबल है अगर अर्जेंटली एक्ट किया जाए तो। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है, बिल्डिंग हेल्थ फॉर 1.5 बिलियन इंडियंस, तो ये पैसेज जो है बेसिकली इंडिया के जो हेल्थ केयर सिस्टम के चैलेंजेस और जो अपॉर्चुनिटीज़ है उनके बारे में समझाता है। तो इंडिया बोलते हैं कि इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम एक टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है। इसमें 2 काम सबसे इम्पॉर्टेंट है, सब लोगों की हेल्थ केयर की जो है एक्सेस देना, और ख़ासकर जो भी अनडिज़र्व्ड उनमें से हैं उनको, और जो राइजिंग जो मेडिकल कॉस्ट है जो ऊपर जा रही है उसके बीच अफोर्डेबिलिटी को इंश्योर करना। ये 2 काम सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। और बोलते हैं कि जो रिस्क पूलिंग है सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है कॉस्टली ट्रीटमेंट को अफोर्डेबल बनाने का, और ₹5,000 से जो है 20,000 के एनुअल प्रीमियम से एक आदमी को लाखों की कवरेज वो मिल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 15 से जो है 18% इंडियंस सिर्फ इंश्योर्ड हैं, और जबकि ग्लोबल एवरेज इससे भी डबल है। और इस गैप को कवर करना एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यानी इंश्योरेंस लोगों को देना। और इंडिया ने दुनिया को एक लेसन दिया है कि जो है क्वालिटी प्लस लो कॉस्ट प्लस मैसिव स्केल का बेसिस ऑफ स्केल एंड एफिशिएंसी। एग्जाम्पल बताते हैं, वेस्ट में अगर एक MRI मशीन जो है दिन में सिर्फ 7 से 8 स्कैन जो है वो करती है, इंडिया में वही मशीन बहुत ज़्यादा हैंडल करती है पर डे केसेस। आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में बताते हैं कि लगभग 500 मिलियन जो है लोगों को कवर करता है, और जिसमें कि हर फैमिली को 5 लाख तक का ट्रीटमेंट फ्री मिलता है। इसकी वजह से कैंसर जैसे डिजीज़ का ट्रीटमेंट भी में जो है 90% तक जो है वो ग्रोथ हुई है। अगला स्टेप है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को और एक्टिवली इन्वॉल्व करना, और बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सॉल्यूशन बताते हैं कि जैसे कि इंश्योरेंस में बेसिकली OPD का खर्चा और जो डायग्नोस्टिक्स है उसको इंक्लूड करना चाहिए, और प्रिवेंशन फोकस पब्लिक अवेयरनेस होना चाहिए, जैसे कि अवेयरनेस जैसे कि स्कूल्स में, ऑफिसेज़ में, कम्युनिटीज़ में, जो कि प्रिवेंशन फोकस्ड हो। पहले ही प्रिवेंशन तो उस डिज़ीज़ से हो जाए तो उस चीज़ को ट्रीटमेंट में वो पैसे का खर्चा बच सकता है। और बोलते हैं कि इंडिया की जो टेलीमेडिसिन है वो फास्ट ग्रो कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल से डिजीज़ डिटेक्शन किया जा रहा है, रिमोट कंसल्टेशन, डॉक्टर एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा रहा है।
और रेगुलेशन और ट्रस्ट की बात करते हैं कि पॉल्यूशन की वजह से इंश्योरेंस 10 से 15% प्रीमियम उनको बेसिकली बढ़ाना पड़ा। ये किसकी वजह से? पॉल्यूशन की वजह से। इसका मतलब है कि एनवायरनमेंट भी हेल्थ कॉस्ट ड्राइव करता है और इंश्योरेंस में ट्रस्ट सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर क्लेम सेटलमेंट ट्रांसपेरेंट और फेयर नहीं होगा तो लोग इंश्योरेंस भी नहीं लेंगे। और तो इसके लिए बोलते हैं जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसको स्ट्रांग होना होगा, स्ट्रांग रेगुलेशन लानी होगी। और इंडिया का हेल्थ केयर अब इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर है बोलते हैं, और वो कि इंश्योरेंस को एवरीडे हेल्थ नीड कवरेज करनी होगी, प्रिवेंशन पर फोकस करना होगा, टेक्नोलॉजी से रीच बढ़ानी होगी, और जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू यूनिवर्सल सस्टेनेबल और जो इंक्लूसिव हेल्थ सिस्टम है इसको बिल्ड करना पड़ेगा। तो बोलते हैं कि हेल्थ केयर एक प्रिविलेज नहीं है, हर इंडियन का एक राइट बनना चाहिए। तो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ, इंडिया मस्ट कट मॉनसून वल्नरेबिलिटीज़ नॉट जस्ट बिल्ड रिस्पॉन्स एबिलिटीज़। तो नॉर्थ इंडिया में बेसिकली हैवी रेनफॉल का इम्पैक्ट बताते हैं। नॉर्थ इंडिया में जो है काफ़ी भारी बारिश ने तबाही मचाई हुई है। हिमाचल प्रदेश में जैसे कई जगह का कनेक्शन कट हो गया, जम्मू कश्मीर में 40 से ज़्यादा मौत हो चुकी हैं, नदियाँ फ्लड लेवल्स क्रॉस कर गई हैं, पंजाब के कई गाँव जो है डूब गए हैं, और दिल्ली में यमुना नदी ऊपर आ गई है, रिकॉर्ड रेनफॉल हुआ वहाँ पे। तो मॉनसून पैटर्न की बात करते हैं कि मॉनसून जो पैटर्न है वो बारिश अब कॉन्सेंट्रेटेड बर्स्ट में हो रही है, यानी कि हिमालयाज़ में लैंडस्लाइड्स आ रहे हैं, प्लेन्स में नदियाँ बह रही हैं और लो लाइंग एरियाज़ जो है वो डूब रहे हैं। ये एक इरेटिक मॉनसून अब नॉर्मल बन रहा है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी काफ़ी बढ़ रही है। तो एनवायरमेंटल रिस्क बताते हैं, ज़्यादा इंटेंस बारिश होने से इरोजन का खतरा होता है, पहाड़ों में स्लोप्स कमज़ोर हो जाती हैं जिससे कि लैंडस्लाइड्स होते हैं। हिमालयन स्टेट्स में जो है डिफॉरेस्टेशन और जो रोड वाइडन किया जाता है बिना प्रॉपर इंजीनियरिंग के जो है वो चल रहा है, और स्लोप्स और ज़्यादा वीक बन रहे हैं इससे। तो डैम्स और रिवर्स की बात करते हैं, उसमें सिल्ट्स डिपॉजिट होने की वजह से फ्लड्स और भी सीरियस हो गए हैं। तो गवर्नमेंट बार बार रिलीफ के नाम पर रिएक्ट करती है, लेकिन प्रिवेंटिव जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो उसमें इन्वेस्ट नहीं करती है, और अर्ली वार्निंग जो सिस्टम्स हैं और जो इवैक्यूएशन प्लान्स हैं वो भी जो है वीक हैं, ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं है इसमें। क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टमेटिक ड्रिल्स, लैंडस्लाइड मिटिगेशन और कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस पर फोकस इस पे भी कम है। और कंक्लूजन में अगर बात करें तो हर बार जो है डिज़ास्टर को अनप्रेसिडेंटेड कह के इग्नोर करना गलत है। रियल नीड है एक प्रोएक्टिव लर्निंग की, इको सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की और सस्टेनेबल मेजर्स लेने की, वरना जो है अगला मानसून में फिर से नुकसान होगा, इसमें ऐसा बोलते हैं पूरा। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, इंडिया मस्ट टैप $161 बिलियन एक्सपोर्ट पोटेंशियल टू चाइना, रिलैक्स FDI रूल्स फॉर बीजिंग। तो बोलते हैं कि जो है इंडिया का अनटैप पोटेंशियल है एक्सपोर्ट्स में, जैसे कि $161 बिलियन पोटेंशियल है चाइना के साथ, और ये लगभग 10 गुना ज़्यादा है जो अभी करंट एक्सपोर्ट्स करते हैं उसमें। तो जो टॉप 5 कैटेगरीज बता रहे हैं उसमें केमिकल प्रोडक्ट्स, मशीनरीज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनरल प्रोडक्ट्स, बेस मेटल्स एंड आर्टिकल्स, व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट एंड वेसल्स, ये 5 कैटेगरीज में। इंडिया अभी क्या है, यूएस से हाई टैरिफ फेस कर रहा है, लगभग 50% टैरिफ लगा दिया है यूएस ने, जिसकी वजह से वल्नरेबिलिटीज़ हो गई हैं। जो बिगेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है यूएस में इंडिया का, उसमें, और इसलिए जो है इंडिया एक्सप्लोर कर रहा है चाइना को मोर एग्रेसिवली एज एन ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशन। पॉलिसी सजेशन देते हैं कि जो है जो अलाउ करिए चाइनीज़ का जो FDI है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, स्पेशली अंडर जो PLI स्कीम है, और बैलेंस्ड स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कंप्लीट डीकपलिंग फ्रॉम चाइनीज़ सप्लाई चेन जो कि वायबल नहीं है। इंस्टेड ग्रेजुअली रिड्यूस करना चाहिए वो जो ओवर डिपेंडेंस है, और वाइल लिवरेजिंग द ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, कॉटन इंपोर्ट्स टू बी ड्यूटी फ्री टिल 31 दिसंबर। तो गवर्नमेंट ने कॉटन पर 11% जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको अब 31 दिसंबर तक जो है एक्सटेंड कर दिया है। इससे जो है टेक्सटाइल जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको सस्ती और क्वालिटी कॉटन मिलेगी बाहर के मार्केट से, और ग्लोबल मार्केट में उनकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है बढ़ेगी। और इस बार कॉटन शॉर्टेज इंटरनली डोमेस्टिकली होने की वजह से इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। इस साल लगभग जो है 40 लाख बेल्स जो है इंपोर्ट होंगे कॉटन, और गवर्नमेंट ने नेक्स्ट सीज़न के लिए जो है कॉटन का MSP जो है 8% से बढ़ाया है। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन.